दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज का हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे थे। तो अगर आपने वो दो पार्ट नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 100 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इंडियन पॉलिटी के सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपके 300 समथिंग क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के कवर हो जाएंगे जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो किस देश का संविधान जो है वो लिखित नहीं है? यूएसए, पाकिस्तान, भारत का संविधान जो आता है वो लिखित संविधान आता है, जबकि यूके का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा, यूके में संसदीय परंपराओं के हिसाब से शासन होता है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा देखिए पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा 1946 में संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव स्वरूप डी आंसर इसका सही होगा। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए यहाँ पर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। जब संविधान बना था तब इन शब्दों को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया गया था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले हमने डिस्कस कर रखा है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? सिर्फ एक बार किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या है? राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 1 में। ओके। लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीन दीव द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? 1973 संसदीय अधिनियम द्वारा। ए आंसर। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। तो यहां पर देखिए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली जो है वो संघ राज्य क्षेत्र है, जबकि जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 370 के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर को। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर इसका सही होगा। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बने थे? तो ध्यान रखिएगा 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट है वो किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अगर मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 है। शुरुआत में इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार में से हटाकर कहां पर डाल दिया? विधि अधिकार में डाल दिया, अनुच्छेद 300 ए में। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? किस धारा के अंतर्गत? धारा 32। आर्टिकल नंबर 32 के तहत देश का कोई भी आदमी जिसे लगता है कि उसके मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है तो हनन का मामला वो सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 को किस नाम से जाना जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रीट जारी करने का काम जो होता है वो किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होती है वो रीट जारी करने का काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत रीट जारी करती है, जबकि हाई कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल नंबर 226 के तहत रीट जारी करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, कोई उच्च न्यायालय, बिल्कुल हाई कोर्ट जो है उसको अधिकार होता है रीट जारी करने का। तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? देखिए ऑप्शन, अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, बिल्कुल सही है। राज्य सभी के लिए एक जैसा कानून बनाएगा और उसे समान तरीके से लागू करेगा, तो ये बात अनुच्छेद 14 में बोली गई है। अनुच्छेद 16 देखिए समान अवसर, ये भी सही है। राज्य पद नियुक्ति के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करेगा, जिसमें अपवाद है एसटी एससी। ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है प्रेस की स्वतंत्रता, ये ऑप्शन गलत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित बात की गई है। छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है अनुच्छेद 17 में। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध जो है वो किससे है? अनुच्छेद 19 से संबंधित है।
तो यहाँ पर आंसर जो है सी वाला बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी देखिए, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 18 में राज्य जो है वो सेना सम्मान के अलावा कोई और उपाधि प्रदान नहीं कर सकता, तो ये अनुच्छेद 18 में कहा गया है। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधि अधिकार में डाल दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार जो है वो किससे संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने मतदान करने को वैधानिक अधिकार माना है और इसे राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होता है, ना कि मानव अधिकार होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35। ध्यान रखिएगा 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं और 51 क में आते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 में। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? किसने कहा था ये वाक्य? केटी शाह ने कहा था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं? कौन रहे हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1952 से सबसे पहले ये 1957 तक उपराष्ट्रपति रहे, फिर 1957 से लेकर 62 तक दूसरी बार उपराष्ट्रपति रहे। तो लगातार 2 बार रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताता हूं, ऐसे दूसरे व्यक्ति और हैं हामिद अंसारी, जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, 2007 से लेकर 2012 तक और फिर 12 से लेकर 17 तक। ठीक है, भारत के पूर्व जो उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो उस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है, ये बोलता है अनुच्छेद 79। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? किसकी इच्छा? भारत के राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा होगी तब तक केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वो पद धारण करते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की इच्छा नहीं होगी तो केंद्रीय मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो होता है वो शपथ दिलाने का काम करता है केंद्रीय मंत्रियों को। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, जबकि लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा के लिए पूछा है, इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय हैं? संवैधानिक निकाय, संवैधानिक बॉडी कौन सी है? देखिए वित्त आयोग, बिल्कुल वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। हमारे संविधान के 280 आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है वित्त आयोग का। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, हर 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48A। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। डी आंसर इसका सही होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है हर 5 वर्षों बाद।
संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कौन करता है यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 316 एक के तहत ध्यान रखिएगा 6 वर्षों के लिए राष्ट्रपति जो है वो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के सदस्यों को हटाया जा सकता है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 317। राष्ट्रपति हटा सकता है इनको सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 317 में इसका उल्लेख है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल देखिए जो होता है भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, पर किसी भी सदन में उसको बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। अटॉर्नी जनरल से देखिए एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। भारत का जो महान्यायवादी होता है उसको भारत के किस न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा किसी भी विधि न्यायालय में उसको सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है अटॉर्नी जनरल को, किसी भी न्यायालय में। ओके। एकल संक्रमणी वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। एकल संक्रमणी वोट पद्धति देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में यूज होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस पद्धति में प्रायोरिटी के हिसाब से वोटिंग होती है, तो जितने विकल्प होते हैं उन सभी को प्रायोरिटी के हिसाब से वोटिंग की जाती है। तो आंसर यहाँ पर देखिए डी आंसर बिल्कुल सही होगा, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? कब लागू करी थी? 1975 में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आपातकाल लगा था 1962 में, भारत चाइना वॉर, उसके बाद में भारत पाकिस्तान वॉर 1971 में, उसके बाद तीसरा लगा था 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? कितने वर्ष पूरा कर लेना चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, अनुच्छेद 58 जो है हमारा संविधान का वो राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख करता है, तो उसी में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य आयु जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु जो है उसकी कोई भी सीमा नहीं है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? किस प्रकार की आपात स्थिति? देखिए राज्य आपात स्थिति तो कई बार लग चुकी है, बाहरी आपात स्थिति भी एक से अधिक बार लग चुकी है, वित्तीय आपात स्थिति अभी कभी लगी ही नहीं है, तो आंतरिक आपात स्थिति ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 1975 में लगी थी, अभी हमने डिस्कस करा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए जितनी भी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो राज्यसभा के द्वारा लगाई जा सकती है। मैंने आपको पूरी महाभियोग की प्रोसेस बता रखी है। ऐसा करने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होता है और प्रस्ताव संसद के सामने पूर्ण बहुमत से पास होना चाहिए, तब जाके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो महाभियोग की प्रोसेस हमने डिस्कस कर रखी है, आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। दो अस्थायी सदन कौन से होते हैं? लोकसभा और विधानसभा। डी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ये तीनों समिति जो है वो संसद की स्थायी समिति है। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो होती है वो स्थायी समिति नहीं है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो आर्टिकल नंबर 3 जो है उसके अनुसार नए राज्यों का गठन करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ संसद के पास है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? समापन शब्द का यूज किया जाता है संसद के सत्र का अंत जब करना होता है, तो ए आंसर इसका सही होगा। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एडॉक कमेटी कहते हैं, तदर्थ समिति। विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनती है, जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समिति खत्म हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह है, कौन सा है? भारतीय डाकघर अधिनियम, जो कि काफी विवादित रहा था। इस अधिनियम के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो शक्ति का यूज किया था।
तो सी आंसर इसका सही होगा। पॉकेट वीटो शक्ति क्या होती है कि जब भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति या तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज देगा, या तो विधेयक को पास कर देगा, या तो उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देगा। पर पॉकेट वीटो की कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है, उसको अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेता है। तो ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है जब किसी राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो शक्ति का यूज किया है, भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए ज्ञानी जेल सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, बिना विभाग के मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, बिना विभाग के मंत्री होते हैं, पर कैबिनेट सचिव जो होता है वो नहीं होता है। मंत्रिपरिषद का देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 74 में इसका उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता देने के लिए क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है, और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो अनुसूची से रिलेटेड मैंने आपको ट्रिक बताई रखी है, बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, तो राज्यसभा प्रतिनिधि चौथे नंबर पर आ रहा है। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि तो चौथे नंबर पर आ रहा है, ये तो चौथी अनुसूची। ठीक है, एस से बना स्टेट, पी से बना पैसा, शपथ तीसरे नंबर पर आया, चौथे नंबर पर राज्यसभा आया। ठीक है, और पांचवें नंबर पर एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। ये हमारी ट्रिक थी। तो अनुसूची क्षेत्र आता है पांचवें नंबर पर, मतलब पांचवी अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से आपने ट्रिक अगर देख रखी होगी तो बड़ी आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष में हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया? 1954 में। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पश्चिमी लोकतंत्र का समर्थन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। ओके। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। देखिए अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है? ऐसे विषय जो ना केंद्र सूची में रखे गए, ना राज्य सूची में, और ना ही समवर्ती सूची में। तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। तो अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? केंद्र सरकार में। ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद मतलब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना करी थी, जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए। ओके। और आखिरी इसकी मीटिंग कब हुई थी? 23 सितंबर 2013 में इसकी आखिरी मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय एकता परिषद की। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कितने वर्ष होना चाहिए? हाई कोर्ट का 10 वर्षों तक एडवोकेट रहा हो। बी आंसर इसका सही होगा। भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार होता है? कहां पर होता है? मैंने आपको बताया था भारत के कोई भी विधि न्यायालय में उसको सुनवाई करने का अधिकार होता है। डी आंसर इसका सही होगा। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है। योजना आयोग अभी खत्म हो गया है, इसकी जगह पर क्या आ गया है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों गैर संवैधानिक निकाय हैं, मतलब इनका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का क्या करता है? बर्खास्त करता है, निर्वाचन करता है, चयन करता है, नियुक्त करता है, क्या करता है? चयन करता है। सी आंसर। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? कौन थे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त? सुकुमार सेन। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे पहले? सुकुमार सेन थे। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो कौन है? ओम प्रकाश रावत हैं। निर्वाचन आयोग का हमारे संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख मिलता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? देखिए पहला तो सुकुमार सेन थे, और दूसरा भी आप ध्यान रखिएगा, कल्याण सुंदरम दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? देखिए अगर हम केंद्र की बात करते हैं जिसमें राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करता है, पर अगर हम राज्य की बात करेंगे तो राज्यपाल राज्य विधानसभा में
एक आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य को नामित कर सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 333, 333 आर्टिकल के तहत एक आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य को राज्यसभा में नामित कर सकता है राज्यपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 2015-16 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? जनगणना बिल्कुल है, बैंकिंग भी है, मजदूर संगठन जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो आंसर इसका सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए दो राज्यों में पूछ रहा है, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो देखिए जब संविधान बना था तो उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। उसके बाद 9, 10, 11 और 12, ये 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया, तो 8वीं अनुसूची को अलग से नहीं जोड़ा गया। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए आंसर सही होगा। संविधान की 12वीं अनुसूची में किसके बारे में उल्लेख मिलता है? देखिए 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। अगर आपको अनुसूची वाली ट्रिक याद होगी तो बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान बताए गए हैं 12वीं अनुसूची में। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? तो करंट अफेयर में भी डिस्कस करा था हमने ये क्वेश्चन। बार बार आपको मैं इसलिए ये रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन ये। पवन कुमार चामलिंग, बी आंसर इसका सही होगा। असम के मुख्यमंत्री हैं ये। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? 36। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं आपको, देखिए पहला जो मंत्रिमंडल था उसमें एकमात्र महिला थी, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो स्वास्थ्य मंत्री थी, जो कि एकमात्र महिला थी पहले मंत्रिमंडल में। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ट्रिक से बताया था ये 5 और 2, तो 5 साल के लिए वोट दो, ये हमारी ट्रिक थी। तो ये कौन बोलता है? नेता बोलता है। तो देखिए नेता से संबंधित क्या होगा? राजनीतिक दल बदल कानून, बिल्कुल बी आंसर इसका सही होगा। तो बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा? संविधान संशोधन 61वें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्यतः बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं? किस भाग को संशोधित नहीं कर सकते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है ये, जो कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60। ध्यान रखिएगा, इसमें एक अपवाद है सिक्किम का, जहां पर 32 सीट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी आंसर सही हो गया। निम्नलिखित में से कहां पर विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? पुडुचेरी में विधानसभा है, गोवा में भी है, दिल्ली में भी है, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। डी आंसर इसका सही होगा। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? देखिए उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 403 है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। अगर विधान परिषद की बात करते हैं तो भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, जहां पर 100 सीट्स हैं विधान परिषद की। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ए आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो जम्मू कश्मीर में कितनी है? 36 है। मध्य प्रदेश में तो विधान परिषद ही नहीं है। महाराष्ट्र में कितनी है? 78 है, और कर्नाटक में है 75। तो सबसे कम किसमें है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 36 है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा में स्त्री समलैंगिक, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित हैं? कौन सी धारा? आर्टिकल नंबर 377। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह किसने कहा है? यह कहा था महात्मा गांधी ने। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो कब पारित हुआ? 2005 में।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हो गया क्वेश्चन ये वाला, तो ध्यान रखिएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। लोकतंत्र में देश की जनता जो होती है ना, वही असली मालिक होती है, वही सरकार को चुनती है। इसलिए मालिक होने के नाते जनता का ये पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि जो सरकार उसने चुनी है वो उसकी सेवा में क्या कर रही है उसकी सूचना उसको मिलती रहे। तो इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ 2005 में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया, कब पारित किया था? 1986 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित हैं, देखिए कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दास कैपिटल। मार्क्सवाद का पूरा परिचय मिलता है इसके अंदर, दास कैपिटल के अंदर। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है राज्य के राज्यपाल से। जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का नेतृत्व करता है राज्य में। तो राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य क्या हुआ? राज्य के राज्यपाल से। ठीक है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बी आर मेहता को, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, पक्षियों की सुरक्षा, जानवरों की सुरक्षा, ऐसे विषय को राज्य सूची से हटाकर कहाँ डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय किसका है? राज्य सूची में आता है। सी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए अगर देश की बात करते हैं तो उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। और अगर राज्य की बात करते हैं तो कौन होता है? एडवोकेट जनरल, मतलब महाधिवक्ता। बी आंसर इसका सही होगा। महाधिवक्ता का काम क्या होता है? राज्य सरकार को कानून संबंधी मामलों में सलाह देने का काम होता है महाधिवक्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। अभी हमने डिस्कस करा। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। 81 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे यंगेस्ट की अगर बात करते हैं तो कौन थे? राजीव गांधी, जो कि 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्षों के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो उस तक। बिल्कुल बी आंसर इसका सही होगा। संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता अस्पताल किस सूची में आते हैं? जन स्वास्थ्य स्वच्छता अस्पताल ये सब आते हैं राज्य सूची में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं रही है? तमिलनाडु में भी रही है, राजस्थान में भी रही है, उत्तर प्रदेश में भी रही है, महाराष्ट्र में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? अनुच्छेद 155। सी आंसर। भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो देखिए संवैधानिक पद कौन सा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल ए आंसर सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भारत की कोई भी महिला नहीं रही है। प्रधानमंत्री पर रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रही है, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी रही है, पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भारत की कोई भी महिला कभी नहीं रही है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही होता है। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था पीवी के राय समिति ने। इन्होंने बोला था राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद हो, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो। तो ये सुझाव दिया था पीवी के राय समिति ने। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। डी आंसर। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? केक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, सेना प्रमुख की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। डी आंसर इसका सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, तो दूसरा नंबर का आंसर सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन बने थे? इंदिरा गांधी, तो एक आएगा। उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। तो 2 1 3 4। सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा।
इस तरीके से देखिए अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन बनने लग गए हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इन क्रम को, एक बार इनको रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपातकाल की देखिए मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन वाला आपातकाल जो 356 से संबंधित है, और लास्ट में बताया था 360 जो कि वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति शासन मतलब 356, आंसर क्या होगा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। केक जो है देखिए वो संबंधित है अनुच्छेद 148 से। वित्त आयोग जो है वो किसे संबंधित है? अनुच्छेद 280 से। संघ लोक सेवा आयोग संबंधित है अनुच्छेद 315 से, और प्रशासनिक प्राधिकरण जो है वो संबंधित है अनुच्छेद 323 ए से। तो देखिए आंसर क्या होगा? ए वाले का क्या आंसर है? 3, तो मतलब ए और बी आंसर में से कोई होगा। वित्त आयोग बी वाले का क्या है? देखिए दोस्तों सेकंड, तो मतलब ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। 100 और इम्पोर्टेंट पॉलिटी के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो इस तरीके से 300 आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिए, जितने भी मैंने आपको टेस्ट करवाए हैं। 3 टेस्ट में पूरे पॉलिटी के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, तीनों वीडियो जो है अच्छे से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ईजिली एग्जाम में सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा।